ये अपना नाम बता दीजिएगा। नाम आप सर कहाँ से आए भैया? रसूलाबाद कानपुर गया। अच्छा, और दिक्कत क्या है भैया? पैरालिसिस अटैक थोड़ा था 16 फरवरी को बोल कम करते हैं, थोड़ा सा हिचकते हैं, उनसे पूछिए, उनके पिताजी हैं। अच्छा, ये मतलब जो इनको पहली बार हुआ था, आपको कैसे मालूम चला था सर? काम कर रहे थे, कंप्यूटर बताया कि हमारी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं पहले शाम को। अच्छा, और फिर अपना दवा खा के लेट गए, रात को सुबह उठ के मशीन पे काम करने बैठे, जैसे मशीन एकदम सर पकड़ गए, ठंडी पड़ गई, विजुअल पूरा पसीना से भीग गए, विजुअल गवाह में बैठे हुए मिले, आवाज वगैरह में थोड़ी देर बस हो ना। तो मतलब कंप्यूटर पे काम करते वक्त हुआ, मतलब कोई इतना भारी काम नहीं था, इजी काम था तब पर। फिर तो उस डॉक्टर दिखवाए थे फिर आप? बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, एक महीने अस्पताल में टोटल रहे। एक महीने अस्पताल में रहे लगभग, ब्रेन कोट। क्योंकि बाहर निकले तब हमने जाना था, पूरा आधा घंटा काम नहीं कर रहा है। ऑपरेशन माने ठीक। बॉडी का लगता है खाओगे उसमें कोनो तो खाने की चीज है ना। अब सब हम डॉक्टर बोलेगा ऐसा नहीं होता, जीना तो है डॉक्टर को थोड़ा जीना है। डॉक्टर अगर कुछ बोलता है तो ये बात कम जो कि वो कोई स्वार्थ बस बोल रहा है। अभी दिन के लिए बहुत परहेज है, इनको कुछ गाने पिलाने कहाँ दिया जाता है? हाँ, तो आज से हमने इसको फ्री किया, गला पूरा बनाया, बैठने का क्रिया। अब डालोगे माल तब ना, आटा की चक्की खरीद लोगे, कहो गेहूँ डालेंगे तो सूख जाएगा, रखे रहो आटा की चक्की ऐसे ही चले। गेहूँ डालोगे पीसोगे तब। घर में जब प्रैक्टिस करेगा थोड़ा तो ये फूड ड्रॉप खत्म कर दिया, मैंने यहाँ तक का। हाँ था ना ग्लास। वो ये साइड जो था ये बना दिया मैंने, लेकिन अभी इसका आदत है ऐसे फेंक के चलने का, क्योंकि ब्रेन से बना हुआ है। तो जब वो प्रोग्राम को डिलीट करेगा तो दूरी कम हो जाएगी। और पूछो उनसे पहले से अब में मेजरमेंट में क्या अंतर मिला आपको? पहले हाँ नाप में बताओ। नाप सही होगी, पहले एक अंतर था, जब सही होगी 6 इंच अंतर था ना जी, 6 इंच 4 इंच 6 इंच 4 इंच था, तो वो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब पानी पिएगा तो इसका नाभि तक जाएगा। अब ये अनुभव कर पाता है, नहीं कर अनुभव कर पाता है। ब्रेन स्ट्रोक वाले को फीलिंग जो है कम इधर से पानी ड्रॉप हुआ, धीरे ड्रॉप धीरे हुआ मतलब क्योंकि गिलास को धीरे पकड़ नहीं सके। धीरे चेंज होता है। गिलास को पकड़ो और स्थिर होकर पानी पिया करो, ऐसे ड्रॉप कर दोगे तो ड्रॉप हो जाएगा, नहीं गिरेगा। पहले से बहुत कम हो गया, पूरा कोरिया मिला ना। हाँ, तो उसमें उड़द का पकौड़ी बना करके इसको रोज खिलाए जब तक ये क्रिया खत्म हो। पकड़ता है उड़द का चीज, कोई चीज खाएंगे तो दांत पकड़ेगा। मेरे YouTube के दर्शकों, आपका आभार ग्रहण करते हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सराहा। भगवान आपको संपन्नता दे, आप सुखी हों। ये उन्नाव के एक रोगी हैं जिनसे हमें आज रिकॉर्ड कराने का काम मिला। एक प्रश्न है कि लोगों को अंग्रेजी दवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है चिकित्सा पर और बॉडी पर। देखो भाई, मैं खिलाफ तो नहीं हूँ, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ और खिलाफत में नहीं बोलता। जितना ज्ञान मुझे है और जितना अनुभव मुझे है, दोनों को हम शेयर करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको उसका पूर्णतः लाभ मिल पाए जो हमारा ज्ञान है। तो अंग्रेजी दवाएं बॉडी को शिथिल जरूर करती हैं और चोक भी करती हैं, क्योंकि एक्शन को फुल फॉर्म में नहीं रखती। वो एक ड्रग्स की तरह, जैसे वाइन पीने के बाद एक आदमी को नशा हो जाता है, वो आलम में रहता है आदमी,
उसी तरह की बात होती है। तो अंग्रेजी दवाएं ली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकलिटी हो, किसी विषय पे उतना त्वरित चिकित्सा नहीं मिल रहा, व्यवस्था नहीं हो रहा, तो प्रोटेक्शन के लिए ली जाए। अंग्रेजी दवा में प्रोटेक्शन का मतलब है, लेकिन क्यूरिटी का मतलब नहीं है। क्यूरिटी के लिए कुछ न कुछ उसके अलग निदान होते हैं। तो ये उन्नाव का एक रोगी है, इसका मुंह बहुत टेढ़ा था, अंगों में बहुत विकृति थी, हाथ शिथिल हो गया, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं था। तो ये सब बातों को मैंने नाप के उनके गार्जियन को दिखाया। ये लोग आए थे जहाँ एलोरा, अजंता एलोरा का जो गुफा है, उस गुफा को देखने आए थे। कानपुर के नज़दीक उन्नाव है, और वहाँ से वो लोग आएगा बाइक अपने प्राइवेट व्हीकल से। उतरने में उसको गाड़ी से दिक्कत हो रही थी, चलने में उसको दिक्कत हो रहा था। यहाँ तक कुछ दूर तक मेरे चलने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं चल पाया। वो बहुत पकड़ करके थाम करके उसको लाना पड़ा। और ट्रायल की सीढ़ी मेरी 7 सीढ़ियों की एक सीढ़ी है, जिसे जहाँ काम करते हैं वहाँ पर ले जाना पड़ता है। वहाँ पर भी उसको चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उसके पैर खुल नहीं रहे थे। मैंने ले आया, ले आने के बाद रिकॉर्ड किया गया, जो चिकित्सा से पहले का रिकॉर्डिंग था वो, और फिर मैंने काम किया। और काम करने के बाद फिर नाप के दिखाया। नाप के दिखा लेने के बाद मेरा जो अपना स्वभाव है, उस हिसाब से उसको खड़ा करा के चलाया, देखा, पहले से बैलेंस सुधरा। हाथ जो है अभी पूरा नहीं खुला, चूँकि उसमें क्रिच ज़्यादा लग गया, काट ज़्यादा है, तो पूरी उंगलियों में सीधा होने के लिए वो क्रिच जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो सीधा होगा नहीं। तो आधा तोड़ दिया, आधा वो खुली, इतनी खुल गई। लेकिन अब पूरी खुलने के लिए कष्ट ज़्यादा होता, इसलिए पूरी क्रिच नहीं खोली। बोला कि ठीक है मिट्टी लगाओ, मिट्टी लगाने से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप अगले बार आएंगे तो अगले बार में मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मेडिटेशन होने के बाद में हम फिर क्रिच को और सीधा कर देंगे। तो सीधा कर देंगे तो उंगलियां सीधी होने लगेगी और फोल्ड होने लगेंगी, तब आप हाथ से काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाजू में बहुत दर्द था, तो बाजू का दर्द भी क्लियर किया। भाई, तो एलोपैथ दवाओं का यूज किया जाए, लेकिन एक समय के लिए, जिसमें सिस्टम तक पहुंचा नहीं है तब तक के लिए तो जरूरी है। बचा रहेगा तभी उसकी चिकित्सा हो पाएगी, जब बचेगा ही नहीं तो चिकित्सा क्या होगी। तो एलोपैथ का अपना जगह बहुत महत्व है, उस महत्व को हम छोटा महत्व नहीं समझते। एक बैग खून को बंद करना हो, एक बैग किसी चीज को रोक करके रखना हो, एक बैग, बॉडी तो अपने से अपने सुधरेगी, अपने से अपने हीलिंग करेगी तो है, लेकिन टाइम को बार करने के लिए जो कष्ट होगा उस कष्ट को कम करने के लिए बॉडी में एलोपैथ का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। एलोपैथ अपने जगह है, एलोपैथ को मैं कभी छोटा बड़ा नहीं समझता। तो वो क्रिया हो, डायग्नोसिस होने में बहुत टाइम लगता है उन लोगों को, और उतने टाइम तक व्यवस्था को रोके रहना या स्थिर रखना या थोड़ा कॉन्शियस को बहाल करना, ये काम एलोपैथ करता है, बाखूबी करता है। शुगर से कोई ज़्यादा या कम हो तो मर जाएगा, ओवर हो जाएगा तभी मर जाएगा, और लेस हो जाएगा तभी मर जाएगा। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंसुलिन का जो दवाएं दिया जाता है, वो दवाएं जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। जब आप क्योर हो जाएंगे तब फिर उसको छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन चोक करता है, बॉडी को हार्ड करता है, उसका निदान भी खोजना चाहिए। बिना निदान खोजे परमानेंट हाल नहीं हो सकता। परमानेंट हाल मतलब मैकेनिकली फिट, तो मैकेनिकली फिट का व्यवस्था तो करना ही करना है।
लेकिन उतने दिन के लिए प्रोटेक्शन देना भी बहुत जरूरी है। अब बीपी का हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, तो उसमें बीपी की दवाई लेनी बहुत जरूरी है भाई। बीपी की दवाई को रोक नहीं देना। हाँ, वो अपनी जगह एकदम स्थिर हो गया, जितना होना चाहिए उसके स्केल में आ गया, और छोड़ने पर कोई घटा बढ़ाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें पावर आ गया और वो प्रॉपर वर्क करने लगा। तो ये काम को तो देखते भी रहना है। तो मैं एलोपैथ को बुरा नहीं करता या एलोपैथ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिन तक लगातार दवा नहीं लेना चाहिए भाई। लगातार दवा लेने से बहुत सारे फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो नुकसान से बचने के लिए राह खोजना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। अगर सही सिलेक्शन, सही राह मिल गया, निदान मिल गया, आहार विहार को कंट्रोल करेंगे, टाइमिंग को कंट्रोल करेंगे, अपने पावर को कंट्रोल करेंगे, बॉडी को एक्शन में रखेंगे, ये सब काम करना भी बहुत जरूरी है। योग जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, योग ऐसे नहीं लिखा हुआ है। योग का मतलब है कि क्रियाओं को पूरा जो वायु की पूरी क्रिया को लेना देना, ताकि वो सही पंप काम करने लगे, एक रिदम में हो जाए। किसी पंप को काम करने के लिए रिदम उसकी जरूरी है, तो उस रिदम में हो जाए, उस राग में हो जाए, तब तक दवा लेनी है। बात समझ में आया? जब वो अपने राग में हो जाता है और आप स्वतः चलने लगता है, चालू हो जाता है, तब उस चीज़ को छोड़ देंगे। ये मेरा अपना राय यही था और मेरा अनुभव यही बोलता है। तो ये रोगी का मैंने काम किया, पूछा, चूँकि इसके ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा डिश मेमोरी है, तो डिश मेमोरी को मेमोरी में लाने के लिए एक काल तक क्रिया को संपन्न कराना पड़ेगा, और क्रिया को संपन्न करने में जब ये बात पता चलेगा कि अब हम ठीक हो रहे हैं, तो अस्थाई जगह पर पहुंच जाएंगे। तो अस्थायित्व जब दिखाई देने लगे, अस्थायित्व जब महसूस होने लगे, तब जा करके स्वस्थ समझेंगे अपने को, तब जाकर अपने को स्वस्थ समझेंगे। तो मैंने यही बताया कि अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, ताकि ब्रेन के उस पॉइंट तक हम पहुंच पाए। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, ऐसे चढ़ते जाएंगे सीढ़ी, तब जाके छत पर पहुंचेंगे हम, जहाँ के हम प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों को चढ़ना है, ना कि रिदम को रोक देना है। तो रिदम को नहीं रोकना है जब तक हम प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच जाते। तो ये मेरा अपना आग्रह था। हाँ, खान पान पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान कैसे लेंगे, क्या करेंगे, ये बात को जानना चाहिए। रहन सहन, टेम्परेचर कितना होगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। मिट्टी लगाने की क्रिया जो हम बताते हैं, तो मिट्टी कोई दवा नहीं है भाई। मिट्टी मेरी माँ है, मिट्टी मेरी माँ है। वो रेक्टिफिकेशन करती, सुधार करती है, बदन के अंदर सुधार करती है, क्योंकि किसी चीज़ को सोखती है, किसी चीज़ को तोड़ती है, किसी चीज़ को खाती है, तो जो राह है वो सुगम हो जाता है। राह सुगम। अब एक रास्ते में गड्ढा ही है, तो उसमें मिट्टी डालेंगे, बराबर करेंगे, तभी वो बराबर होगी, समतल होगी। कहीं बहुत ऊंचा ही है, तो मिट्टी को काट के मिट्टी को अलग हटाएंगे, तब जाके होगी। तो उसी तरह मिट्टी मेरी मातृत्व को वहन करती है, इसलिए मिट्टी को लगाना चाहिए। और नहाने की क्रिया जो है पानी की संपूर्णता को पूरी करती है। आहार भी जरूरी है। मैंने बताया कि 5 तत्व अलग अलग जगह अलग अलग 5 यौगिक काम करते हैं। आसमान खाली भी होना जरूरी है, खाली में हवा का होना भी जरूरी है, हवा के बाद पानी का होना जरूरी है, पानी के बाद अग्नि का होना जरूरी है, अग्नि के बाद पृथ्वी का होना जरूरी है। तो इस तरह 5 स्केल पर अपने को समझना पड़ेगा, और उसमें गति होना जरूरी है, क्योंकि सजीव हैं आप। तो गति होने के लिए 5 का अलग अलग चाल है भाई, अलग अलग व्यवस्था बना हुआ है।
तो वो उतना प्रेशर बनेगा तभी हो पाएगा। उसके लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। हाँ, एक नई बात आपको हम ये जब जरूर बताएंगे कि एक मनुष्य का अगर बदन काम नहीं करता है तो एनर्जी देने का, एनर्जी को जगाने का क्या तरीका है। तो एनर्जी का जगाने का तरीका है कि एक आदमी जिसका बॉडी काम करता है वो अपने एनर्जी को उसके एनर्जी में ट्रांसफर करेगा, अर्थात मसाज करेगा। तो मसाज एनर्जी ट्रांसफर है, और एनर्जी ट्रांसफर करने से गति मिल जाती है, और गति के रिदम को बना देने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात है, मान लो वह आदमी एकदम, एक आदमी भी उसके पास नहीं कि जो अपना पावर ट्रांसफर करे और अकेला है, तो वो एक कपड़े को भिंगा ले, भिंगा करके निचोड़ ले। निचोड़ लेने के बाद सूरज से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है इस दुनिया में। सबसे पावरफुल चीज का नाम सूर्य है। सर से पांव तक ओढ़कर अगर धूप में थोड़ी देर सो जाता है, वो भी सवेरे के प्रभात की धूप में, तो वह एनर्जी भी बॉडी में ट्रांसफर होती है, क्योंकि पानी जो उसमें है वो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो एक थ्रस्ट होगा, दबाव होगा, और उस दबाव से सेल खुलेंगे और अंदर ऊर्जा की गति चलायमान हो जाएगी। तो एक दूसरा चीज है जो शन बाथ लेना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है भाई। मान लो बादल है, आदमी भी नहीं है, तब कैसे करोगे? उसके लिए आता है स्टीम बाथ। लेकिन स्टीम बाथ में एक सक्षम आदमी होना चाहिए जो उसके बारे में थोड़ा ज्ञान रखता हो। स्टीम लेने के पहले आदमी को पानी पिलाया जाए, ताकि ऐसा नहीं कि पानी अंदर ना हो और आपने स्टीम ले ली, तब तो नुकसान का घर हो जाएगा। एक भींगा हुआ तौलिया निचोड़ कर सर पे लेना चाहिए, और लेने के बाद स्टीम लेना चाहिए, जो गले के नीचे ही पार्ट में हो, गले के ऊपर वाले पार्ट में स्टीम का संचार उतना ना हो। तब क्या होगा? तब भी बॉडी के सेल खुल जाएंगे, क्योंकि पानी का वाष्प कृत्रिम अग्नि से टेम्परेचर में आकर के वाष्पीभूत होगा, और वाष्पीभूत होगा तो एक प्रेशर होगी, और प्रेशर से सारा शरीर खुल जाएगा। जब स्टीम ले लिया जाए तो कुछ बदन पोंछ करके और फिर जा करके अर्थवार्म पानी से नहा लिया जाए, तो उससे भी समतुल्य बॉडी हो जाएगी, और गतियां प्रभावित होंगी, और प्रभावित होने के बाद राह बन जाएगा। तो ये मेरा एक विचार था जो मैं आप लोगों को ट्रांसफर किया, आप लोगों को बताया। अब अगले वीडियो में हम और विस्तार रूप से बहुत सारी बात बताएंगे। तो एक नई बात थी जिसमें मैंने बताया गति ट्रांसफर करना। हाँ, मेडिकल अपने जगह है और मैं अपने जगह हूँ। थैंक यू।